यथो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ आंतरिक भावना की अभिव्यक्ति होती है, और जहाँ भाव होता है वहाँ भावना रस उत्पन्न होता है। यद्यपि यह श्लोक भरत मुनि द्वारा प्राचीन संस्कृत ग्रंथ नाट्यशास्त्र से ली गई है, जो प्रदर्शन कलाओं पर लिखी गई है, लेकिन यह आधुनिक जीवन के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि शास्त्रीय नृत्य के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस उद्धरण के साथ क्यों शुरू किया, क्योंकि आज की पुस्तक भावों से भरी है। नमस्कार दोस्तों, books.com लिट ज्ञान के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में आपका स्वागत है। अनुवाद श्रृंखला को जारी रखते हुए आज मैं आपके लिए लाई हूँ भारत के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति द्वारा लिखित असाधारण उपन्यास भावा की समीक्षा। इसका अनुवाद कन्नड़ से अंग्रेजी में अमेरिकी कवि, निबंधकार और अनुवादक जूडिथ क्रॉल ने लेखक के साथ मिलकर किया है। यूआर अनंतमूर्ति कन्नड़ में एक समकालीन लेखक और आलोचक थे और उन्हें नव्या आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माना जाता था। उनकी मुख्य रचनाओं में संस्कारा, भावा, भारतीपुरा और अवस्थे शामिल है। उनकी कई उपन्यासों और लघु कथाओं पर फिल्में बन चुकी हैं। ये कहानी ग्रामीण कर्नाटक पर आधारित है और दिलचस्पी की बात यह है कि ये कहानी ट्रेन में शुरू होती है, जहाँ दो सज्जन यात्रा कर रहे हैं, एक वृद्ध और दूसरा उनकी तुलना में थोड़ा युवा। 70 वर्षीय शास्त्री हरिकथा के पाठ करता है और उनके सामने बैठा यात्री एक अय्यप्पा तीर्थयात्री के गले में एक श्रीचक्र ताबीज है, जो देखने में शास्त्री की पहली पत्नी सरोजा की लगती है, लेकिन शास्त्री जी ने सरोजा की हत्या सालों पहले कर दी थी। तो ये कैसे हो सकता है? अगर वह बच गई तो क्या ये युवक शास्त्री का बेटा हो सकता है? ताबीज देखकर शास्त्री के मन में उथल पुथल मच जाती है। अय्यप्पा तीर्थयात्री की पोशाक में बैठा वो युवक दिनकर है, जो एक टेलीविजन स्टार है। रिश्तों में बड़ी सारी कठिनाइयों और विफलताओं का सामना करने के बाद दिनकर अपनी माँ समान स्त्री की तलाश में है। वह अपने पुराने दोस्त नारायण से मिलने के लिए उसके गांव, उसके घर जाता है, और वहाँ भी एक ऐसी ही कहानी सामने आती है, जहाँ प्रसाद नामक एक युवक का पिता या तो नारायण या दिनकर हो सकता है। प्रसाद अब आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए नियत है। शास्त्री और दिनकर अपने इस अनिश्चितता और चिंता से राहत पाने के लिए तरसते हैं। उनकी अस्थिर स्थिति का संकेत उनकी वेशभूषा देती है, क्योंकि दोनों अपने आंतरिक जीवन के विपरीत कपड़े पहने घूम रहे हैं। फिर लेखक कहानी का प्लॉट इन दो व्यक्तियों को सौंप देते हैं, जो ज्यादा बातें किए बिना एक दूसरे की धारणा को प्रभावित करते रहते हैं। हम देखते हैं कि ये कहानियां कैसे आपस में मिलती हैं और कैसे हर कोई अपने अस्तित्व और जीवन पर सवाल उठाता है। एक ही विषय पर, यानी कि एक थीम पर 3 पीढ़ियों के अंतर संबंधित जीवन विविधताएं दिखाने की कोशिश करती हैं। मैं किसका बेटा हूँ? मैं किसका पिता हूँ? मेरी जड़ें कहाँ हैं? ये एक संदेह दोनों मुख्य पात्रों के मन में है, लेकिन दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं। शास्त्री की आत्मा की खोज केवल इस बात तक ही सीमित है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और कभी भी इस सोच से ज्यादा नहीं। जबकि दिनकर दिमाग लड़ाकर ये समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अतीत और वर्तमान के इन रहस्यों का पता लगाने का प्रयास होता ही रहता है, लेकिन उपन्यास में कहीं भी कोई भी हल नहीं मिलता। सभी पात्र अपने जीवन का अर्थ खोजते ही रहते हैं और जीवन की पहेली को उजागर करने में तल्लीन हैं। किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती,
लेकिन असल में अगर गौर किया जाए तो लेखक का उद्देश्य सफलता प्राप्त करना नहीं है। वे नहीं चाहते कि उनके पात्र ऐसा करें। वे अपने पात्रों के कार्यों के कारण होने वाली समस्याओं का उत्तर खोजने की केवल कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ उनके अस्तित्व और उनकी अंतिम स्वीकृति का अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। अगर इस किताब में एकमात्र निर्विवाद चरित्र, अनकॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर जिसे कहते हैं, तो वो है नारायण की माँ सीतम्मा, जो अपने ज्ञान से भरे समरसतापूर्ण रवैये को भोजन और रंगोली के माध्यम से व्यक्त करती हैं। कैसे सीतम्मा कटहल के पत्तों का कप बनाकर उनमें कड़बू को भाप में पकाती है और 3 अलग अलग प्रकार की चटनियों के साथ दिनकर को परोसती है, ये पढ़ते बनता है। सीतम्मा का बिना कोई सवाल उठाए अपने आप को और अपने जीवन को अपनाना, स्वीकृत करना दिनकर को जादू सा लगता है। जैसे कि उनके बेटे नारायण तंत्री कहते हैं, इनका पुनर्जन्म नहीं होगा। वे इस भाव में जीती तो हैं, मगर बिना उसके हुए। संस्कृत से व्युत्पन्न भाव शब्द का अर्थ है होना और बनना। इस किताब के प्रत्येक पात्र होने और बनने की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। आपको उन्हें पीड़ित करने वाली आंतरिक कार्यों, राक्षसों और चिंताओं के बारे में एक अंतर्दृष्टि दी जाती है और फिर वे कैसे धीमी गति से समाधान और अंततः जीवन को स्वीकृत करते हैं बताया जाता है। इस प्रक्रिया में आप भी उनके आगोश में खींचे चले जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप भी कुछ बन रहे हैं। कुछ जगहों पर यह किस्सा उदास और निराशजनक है, मगर किसी को भी सोचने और पीछे मुड़कर बीती बातों की जांच करने को उकसाने जितना शक्तिशाली है। भावा में अनंतमूर्ति बनने की इस प्रक्रिया में कभी मनोवैज्ञानिक तो कभी आध्यात्मिक यात्रा खोजते हैं। एक बूढ़ा आदमी ट्रेन में एक युवक से मिलता है, उनके रास्ते पार होते हैं, उनकी कहानियां प्रतिच्छेद करती हैं, अलग अलग रहस्य सामने आते हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता। फिर भी अंत में एक पाठक के नाते आप पाएंगे कि आप वैसे भी उत्तरों की तलाश नहीं कर रहे थे। कन्नड़ भाषा के 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से अनंतमूर्ति 6ठे व्यक्ति हैं। 2013 में उन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अनंतमूर्ति की रचनाओं को कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और उन्हें महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अनंतमूर्ति के अधिकांश साहित्यिक रचनाएं विभिन्न स्थितियों, समय और परिस्थितियों में लोगों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से निपटती हैं। माना जाता है कि उनके लेखन में कर्नाटक के ब्राह्मण परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और परिवर्तनों से लेकर राजनीति से निपटने वाले नौकरशाहों तक ने उनके काम को प्रभावित किया है। अनंतमूर्ति को इसे अकेले अंग्रेजी में अनुवाद करने में परेशानी हुई, तो जूडिथ क्रॉल ने यह सराहनीय काम उनके साथ किया। कुछ लोगों का मानना है कि यह कन्नड़ में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अनुवाद में कुछ बारीकियां और अंतर्निहित भावनाएं खो गई हैं। लेकिन जैसा कि लेखक भी इस किताब के अनुवाद में शामिल थे, मुझे लगता है कि किताब ने अपनी सुंदरता कहीं भी नहीं खोई। हालांकि मैंने कन्नड़ में मूल किताब नहीं पढ़ी। भावा थोड़ा थ्रिलर और अधिकांश फिलॉसफी से भरा है। ये रहस्य, जुनून और आध्यात्मिक अन्वेषण की एक सम्मोहक कहानी है। जैसे कि आफ्टरवर्ड में हाईलाइट किया गया है, इस कहानी में हम कई प्रश्नों को अनुत्तरित देखते हैं। पुस्तक में कई सबक हैं, लेकिन केवल तभी नजर आएंगे जब आप सूक्ष्मताओं को सराहेंगे और खुद को लड़ने का मौका देंगे। इस पुस्तक के पात्रों में से एक कहता है, जब कुकून पकता है तो वह फटता है, जब व्यक्ति पकता है तभी वो बदल सकता है। इसी तरह मैं इस किताब को केवल तभी पढ़ने की सलाह दूंगी जब आप दर्शन को संभालने के लिए परिपक्व हों, यानी जब आप
फिलॉसफी हैंडल कर सकें, क्योंकि कुछ स्थानों पर मुझे लगा कि यह पुस्तक गंभीर साहित्य पाठकों और भारतीय साहित्य की सुंदरता और गहराइयों को आजमाने की इच्छुकता रखने वालों के लिए लिखी गई है। यदि आप भारतीय साहित्य में मानवीय भावनाओं के गहरे दर्शन के उपचार को समझना चाहते हैं तो ये एक बढ़िया किताब है। ये एक ऐसा साहित्यिक काम है जो आपको अपने जीवन के आसपास के मुद्दों, अपने अस्तित्व, संदेह और स्वीकृति के बीच के तरल पथ के बारे में सोचने और पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? ये किताब इन सवालों का जवाब नहीं देता, लेकिन नायक के जीवन के जरिए जीवन के विरोधाभासों को दर्शाता है और इस संसार के जीवन जाल में फंसे व्यक्ति को उजागर करता है। इसलिए ये हमें ये विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि संसार, भ्रम और अवतार की दुनिया शून्य से बहुत अलग नहीं, जिस खालीपन से ये सब उत्पन्न होता है। ये एक छोटी सी किताब है और 184 पन्नों में भावा उन सभी संदेहों और सवालों को दर्शाती है जिसे हम अक्सर गुजरते हैं, स्वीकार करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं, मेल मिलाप करते हैं और अंत में मिले करीबी उत्तरों से शांत हो जाते हैं। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी। यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें। यह हमें आप जैसे और अन्य प्यारे लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। आप हमें अपने सुझाव books.com/subhashini@gmail.com पर लिख कर भेज सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक सायोनारा।